क्या रहा है, आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया। और जब आपको आईएमएफ ने लाठी मारी तो आपने 400-450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया। और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। तो 100-1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है मैं ऊपर बंद कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं। आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था, आज वो 225 पे बंद हुई है इंटरबैंक। तो कोई आप एतबार नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? वजह यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। और मैं सबको कहता हूं, मैं जो हुकूमत में है और जो बाकी जो इदारे हैं उनको कहता हूं, एक ही इसका हल है। और इसका हल यह है, आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें, एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो हम भी उनके साथ एक किस्म के ताउन करेंगे। और इस मुल्क को इस जो इकोनॉमिक मेस है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक दोनों, उससे हमें निकालना चाहिए। आप अच्छा जी, मैं एक दो बातें कर लीजिए। पहली बात तो ये कि जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि 18 दिन की जो है दरामदाद सिर्फ 2.6 अरब डॉलर होगी, हमने दरामदाद कम कर दी है। पहले तो ये कि इस 18 दिन में छुट्टियाँ कितनी थी आपको भी पता है, 7 दिन की। बताएं, हमें हिसाब दें कि पिछले 2 दिन में इंपोर्ट कितनी हुई है। दूसरा, इन्होंने बरामदाद बिल्कुल छुपा दी, बरामदाद का बेड़ा गर्क हो गया इन 18 दिनों में आप एक्सपोर्टर से। तीसरी चीज़ ये जो अभी 242 रुपये जो एक्सचेंज रेट हो गया और 225 रुपये जो ये जो है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हो गया, ये मुझे यकीन हो गया। स्टेट बैंक ने ट्वीट की और सुबह मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रुपये को हम नीचे लेकर आएंगे या ये फला चीज़ की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है। दुनिया में यूएस डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, उसकी वजह से चीज़ हुई है। दुनिया में ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप ये भूल जाएं कि ये 225 से नीचे जाएगा, ये 225 से ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है। अगर दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है तो फिर इन्होंने 1-1 लाख डॉलर की एलसी पे, और कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर की एलसी की आप दरख्वास्त दें, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में हम अप्रूवल दे देंगे आपको। तो ये ऐसा दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हुआ कि बैंक्स में डॉलर। तो ये तमाम चीज़ें जो इनके हिसाब किताब है वो तमाम के तमाम जो है इन्होंने गलत दी है। महंगाई जो है, इन्होंने बिजली के बिल का आज नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है, गैस के बिल का नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है। 35 से 40% इस मुल्क की महंगाई आ रही है। और आज के जो इंटरनेशनल मुबस्सिर हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट ख़त्म हो गई है, अब पाकिस्तान का सिर्फ IMF है और IMF के अलावा कोई हल नहीं है। और IMF की कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब पैसे देने जा रही है हमें। और बिल्कुल आखिरी एक बात करूँगा, फिर मैं बिलाल को दे दूँगा। ये जो एक गलत फहमी बार बार चलती थी कि जी इंटरिम हुकूमत जो है IMF के साथ मामला नहीं चला सकती, ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। क्योंकि अब ये अमल दरामद किया जो इन्होंने उनके साथ तय किया, अमल दरामद जो है इंटरिम भी करा ले, कम अज़ कम उनकी क्रेडिबिलिटी तो होगी। ये इलेक्शंस के चक्कर में इन्होंने इस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। मैं शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपको इकनॉमी की जो करंट सिचुएशन है मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो मुसल्लत की गई है, उनका एजेंडा इकनॉमी को नहीं है। अब तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह वो हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाएं या फिर किस तरह वो सेफ एग्जिट लेके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे एक 2-3 अहम इश्यूज़ पे बात करने लगा हूँ। आप सबको पता है कि कराची में लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं। उस हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन बताऊँ।
देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो आरओज हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, डीआरओज हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई हैं। और मुझे कल से शिकायतें आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलिंग स्कीम्स रातों रात चेंज कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया, मारीपुर और साइड टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारे साथ मुजफ्फर शजरा साहब बैठे हुए, जिनका ताल्लुक मलीर से है, और वो पूरी हमारी मलीर के टाउन इब्राहिम हैदरी की हमारी पॉलिटिकल लीड है। मलीर टाउन में, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दिए हैं और पोस्ट पोलिंग स्कीम्स बन दिए गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज की है कि जिस में इंसान रहता है, वोटर रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन दूसरी यूसी में डाल दिया है। तो अब पोलिंग डे पे वोटर के लिए प्रॉब्लम हुई कि उसको यही नहीं पता कि उसका वोटर किस पोलिंग स्टेशन में है। जहां पे हमारा रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जहां पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, वहां से पोलिंग स्टेशन खत्म कर दिए गए हैं। और जिन इलाकों में जहां थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहां पे उन्होंने, जहां एक पोलिंग स्टेशन था, वहीं पे उसी बिल्डिंग में, उसी लोकेशन में 4 से 6 पोलिंग स्टेशन कर दिए हैं। और जहां पे हमारा वोटर है, वो उसके लिए एक्सेस ही नहीं है वहां पे पहुंचने के लिए। ये मेरे पास बल्दिया से कंप्लेन आई है, ये मेरे पास केमाड़ी से कंप्लेन आई है, सोराबगंज से कंप्लेन आई है, इब्राहिम हैदरी से आई है और गडाब से आई है। मुझे कि पहले ये डिलिमिटेशन में इन्होंने किया, अनाउंस होने के बाद नई डिलिमिटेशन की इन्होंने बल्दिया, वेस्ट, केमाड़ी के की, और अब ये रोज पोलिंग स्टेशन चेंज हो रहे हैं। बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पीसीएचएस में एक स्कूल को इन्होंने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया। जब हमारी टीम उधर फिजिकली गई तो वो स्कूल मौजूद ही नहीं है पीसीएचएस ब्लॉक 2 में। ये वो प्री पोल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और तमाम पीडीएम जमातें, इनको पता चल गई है कि कराची में मेयर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आ रहा है। आज मुझे पता चला है कि रेंजर्स और फौज जो है वो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर होगी। मेरी दरख्वास्त है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर भी हो, ताकि लोग जो है वो अपना वोट बगैर किसी खौफ के डाल सकें और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। मैं इलेक्शन कमीशन पूछता हूँ, सर्टिफिकेशन निकाला है पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड एसोसिएशन, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुहैया किए जाए। क्या आपके पास अमला नहीं है? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो इलेक्शन के दिन पे आप तैनात कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार होगा अगर उस दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराबी होगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है ना वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेगी? कैपेसिटी करवाने की पाकिस्तान पीआई वाइड ऑप्शन है। और आप देखें कि कराची में एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, बहुत सी जगह पे इन्होंने इत्तेहाद कर लिया और मुश्तरका पैनल पे इलेक्शन लड़े। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। पीआई वाहिद जमात है जिसने कोई अलायंस नहीं किया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये जो संडे के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला हम नए जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो सबको पता है कि इमरान खान आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये पीटीएम जो है वो चाहती है कि वो भाग जाए और इलेक्शंस ना हो। मुझे पता चला है कि एमक्यूएम ने पिटीशन फाइल की है बल्दियाती इलेक्शंस को डिले कराने के लिए, और बहाना बनाया है बारिशों का, बहाना बनाया है इख्तियारात का। जब हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, और हमारा पहले दिन से ये है कि आर्टिकल 140A के तहत आप इख्तियारात दें, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर करें। एनएफसी की तो बात होती रहती है। पिछले 9 महीने में ही वफाकी हुकूमत ने सिंध को उसके टारगेट से ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन 15 साल से पीएफसी सिंध में नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला कराची का पैसा कराची वालों पे खर्च होगा, और यही लेके इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि मेयर जो है वो पीटीआई का होगा। कोई सवालात बताएगा कि अभी मिस्टर इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कुछ
7-8 अरब डॉलर का बताया कि जिसमें से कुछ 4 अरब डॉलर तक कैश आ जाएंगे, बाकी कुछ 10.2 अरब की बात। फिगर बढ़ गया वो। उनकी बातों से ही लग रहा था कि बहुत खोखली है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो एक वजीर खजाना बैठ के ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें यहाँ वहाँ से मिल जाएंगे, कोई ठोस बात भी नहीं है, उसमें भी बहुत अगर मगर चल रहा था कि अगर ऐसा हो गया मगर ऐसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जो बेसिकली ये फ़र्क नहीं समझते कि 19 अरब में और 17 अरब में क्या फ़र्क है, तो फिर वो भी तो बाकी बातें भी तो ऐसी करेंगे ना। देखें, उनके पास कोई वो है नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है जो बातें करने का। तो वो इस किस्म की अभी जो आप देखें ना, वो मम्बल कर रहे होते हैं, 2 बिलियन इधर से 1.5 बिलियन उधर। तो क्यों नहीं आए हमारे पास? ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सबको मालूम है कि IMF जो है वो अगस्त के एंड में पैसे देगा या सितंबर में पैसे देगा। और इस वक्त हमारे रुपए पे जो बोझ है वो इसलिए है कि स्टेट बैंक के पास इतने रिजर्व नहीं है कि वो अगर आप रिलीज़ करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों में तो बिल्कुल डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी हक बजाने बैंक वो नहीं दे रहे। तो ये हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, ये अब पैसे क्यों नहीं दे देते? 10.2 बिलियन ना दें यार, हमें 3-4 बिलियन ही दे दें इस वक्त। तो वो असल में सारों ने ये लिंक किया हुआ है। आप IMF से बात करें पहले, वो जब होगा। और इस वक्त जो लाहौर का, जो पंजाब का इलेक्शन हुआ है, आपका क्या ख्याल है? हमारे दोस्त ममालिक ये नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं। इन सबको मालूम है कि इस वक्त ये बड़ी ही, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, थिन आइस पे हैं, और ये इसलिए इतने आपको कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। एक और चीज़ इन्होंने कहा, रिजर्व्स 4.8 अरब डॉलर 3 महीने में। एक तो शौकत साहब ने फिगर बताया कि 7,300 अरब रुपए इन्होंने जो है कर्जा लिया, और इसके अलावा 4.8 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने रिजर्व्स ख़त्म कर दिए 3 महीने में। 5 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर चीन से है, वो ख़त्म हुए। हम इनको 11.4 पे दे के गए थे, वो 8.2 पे चले गए, अब फिर रिजर्व 9.5 पे आ गए। तो इस चीज़ का हिसाब कौन लेगा इनसे? इतना ज़्यादा कर्जा, रुपए की वैल्यू इन्होंने गिरा दी। जी बोलें। जी जी जी। और आप कह रहे हैं मजीद ऊपर जाना है, कहाँ देख रहे हैं इसको? देखें, ये तो देखें, मैं तो इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। वजह यह है कि इस वक्त अगर आप अंदाज़ा करें कि कोई बेसिस होता है जिस पे आप प्रेडिक्शन करें। एक बेसिस ये होता है कि अगर आपके पास मुआहदा हो जाए, जिस तरह IMF का मुआहदा होता था, याद है जैसे मुआहदा होता था 5, 6, 7 रुपये जो है रुपया करता था, मुआहदा हो गया है। ये कह रहे हैं हमें 10.2 बिलियन की हमें अभी कहा है इन्होंने, और जो रेट है वो कल 222 था, आज 225 पे गया। इसका कितना हो गया? हाँ जी, 26,050। अच्छा, तो इसका मतलब है 209 से ये इधर गया है। तो इस वक्त हमें कोई समझ नहीं लग रही कि ये कहाँ जाएगा। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट ने इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हो ये रहा है कि एक्सपोर्टर जितने पैसे रिलीज़ करता है उतना इंपोर्टर को ये देते हैं, वो जो प्राइस हो, क्योंकि अब ये सट्टा चल रहा है, अभी सट्टेबाजी हो रही है। ठीक है जी। इसमें इंटर बैंक होता था जो कि स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता था, और ये एक किस्म से रेगुलेटेड रेट होता था, ये नहीं होता था, ओपन मार्केट नहीं होती थी। अब ये हिसाब हो गया है कि अब ये एक किस्म से सट्टाबाजी है, और एक्सपोर्टर को भी पता है कि यार ये तो हम थोड़ा और रोकेंगे तो और हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो यही कर रहा है। तो इसको हमें, जो हमारा जो रेगुलेटर है, स्टेट बैंक है, इसको चाहिए कि ये बैंकों को बुलाए और उसको कहे कि ये नहीं चलेगा, और कोई तरीक़ाकार इसके ऊपर करें ना जी, कि कुछ रिलीज़ कर दिया करें, कुछ बैंकों को कहें आप पूल कर लें, कोई तो अक्ल लड़ाए ना इसके ऊपर यार। अदरवाइज़ तो ये तो कल को, अभी आपका मैं बताऊं, आज आगे एक डील जो हुई है 242 की हुई है, ठीक है जी। तो और ये इंटर बैंक में, तो मैं ये चाहूँगा कि देखो ये हमारा मुल्क है, हम भी चाहेंगे कि किसी तरीके से हम हेल्प करें। अगर ये हमारे साथ कोई मशवरत करना चाहते हैं मेरे साथ या किसी का, वो भी हम करने को तैयार हैं। इस वक्त जितने भी रेट बढ़ेगा वो हमारी महंगाई को बढ़ाएगा, हमारे जो डेट है उसको बढ़ाएगा जी। जारी की है स्टेट बैंक ने रात को, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, और ये इस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की एक खूबसूरती है, उन्होंने इसमें ये भी वर्ड जो है यूज़ किया है। तो उसको उन्होंने ये भी लिखा है कि डॉलर जो है वो अगेंस्ट तमाम इंटरनेशनल जो मेजर करेंसी हैं उनके अगेंस्ट एप्रिशिएट हुआ है। तो एक तो ये बात बताएगा कि ये लिंक करता है और एक देखें अब मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए।
और स्टेट बैंक ने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, देखो जी, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है कि आपकी जो करेंसी दूसरी करेंसीज के दरमियान में जो इन्फ्लेशन होती है उसको इक्वलाइज करता है। वरना देखें, आपकी चीज़ 100 रुपये की है, आपकी इन्फ्लेशन फ़र्ज़ करो 20% है, तो अगले साल उसकी कीमत 120 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आगे एक्सचेंज रेट 110 है तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है? तो आपने खराब, क्योंकि रेट को काबू किया। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो 225 पे जा रहा है और ये 209 था जो फ्राइडे को, तो 225 और 209 16 रुपये है। 16 रुपये, ये 3 दिन में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। ये डॉलर बास्केट मतलब क्या मतलब 16 मतलब रुपए की इन्फ्लेशन, मतलब ये बात नहीं है, ये स्पेकुलेटिव प्रोसेस है, क्योंकि आप खुद रिलीज़ नहीं कर रहे डॉलर्स, तो लोग जो हैं वो सट्टा खेल रहे हैं। आपने खुद कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है हमारा, जिस तरह इन्होंने दिसंबर की बात की, उससे 3% सिर्फ डिप्रिशिएट हुआ है करेंसी, और अब ये 40 ये मतलब 43 रुपये हो गया। तो ये दरमियान में जो फ़र्क है, ये क्या हुआ? ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। और ठीक है, 12% लोगों ने ये कहा कि हमारा जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हुआ था। अप्रिशिएट करेंसीज के अगेंस्ट होने को उसका इम्पैक्ट तो वापस आना चाहिए ना। ये बात नहीं है, बात सिर्फ है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इस वक्त, और लोग ये कह रहे हैं कि ये पत्नी हुकूमत रहती है नहीं रहती, तो वो लोग हैं वो, और स्टेट बैंक बीच में नहीं आ रहा। स्टेट बैंक कह रहा है कि आप अपना खुद सेटलमेंट्स करें, तो वो हो रही हैं, वो तो सट्टाबाजी हो रही है, वो कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं है ना जी। ये जो डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, तो पेट्रोल की जो कमी है वो तो फिर आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमने कम किया वो हमने उतना गवा दिया। एक बात तो ये, दूसरा रात मुफ्ता इस्माइल साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी डील जो है वो IMF से मुकम्मल हो गई है, और वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, एशियन बैंक में, तो केयर टेकर आए तो इसी को फॉलो करें, ऐसा सब हो गया। देखें जी, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह तो आपको कर्जा देते हैं, तो वो तो सही रेट्स पे देते हैं, वो तो हम तो करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं। अगर फ़र्ज़ करो कोई भी हुकूमत आएगी, अगर इंटरिम भी आई, तो वो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने बड़ा सख्त किया है, लेकिन IMF के साथ अगर इनका मुआहदा है तो हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए, और जो भी आएगी तो उसके साथ थोड़ा निगोशिएट कर लें, लेकिन IMF के अंदर में रहना चाहिए, और ये कोई इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपने सवाल क्या किया कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, कि एक तो ये डिवैल्यूएशन जो होगी आपकी करेंसी की, दूसरा आज 107 पे चला गया, तेल फिर चला गया 107 पे, और उसके बाद इन्होंने 50 रुपए की लेवी भी लगानी है, फिर इन्होंने 17% का सेल्स टैक्स भी लगाना है। तो ये जो इन्होंने जो है अपना ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया था, वो पूरा तरीके से निकाल भी देंगे और भी डालेंगे। ये बेशक जो 15 दिन के बीच में कुछ ज़्यादा ना इंक्रीज़ करें। 855 अरब रुपए की इन्होंने लेवी आप पे लगानी है, तो वो देख लेना वो कितनी है। जी मुजफ्फर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंध इलेक्शन कमीशन जो है पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई है। आपने इंटीरियर में जो इलेक्शन हुए वो देखे आप लोगों ने, ठप्पे लगाए। यहाँ पूछने वाला नहीं, कोर्टों का खास तौर तो तारीख पे तारीख कुछ कोई फैसला नहीं होता। इसी तरह यहाँ हमारे इब्राहिम हैदरी में रात को हमारे तायद कुरंदान और तजवीज़ कुरंदान को लेके समंदर में चले गए, उसके बाद उनको वापस लाया। इधर जब हमारे डिस्कस किया कि भाई हमारे वो ले गए हैं, उठा कर ले गए, उन्होंने कहा हाँ ले आखिरकार नहीं ले। दूसरा यह है कि लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि हमारा इब्राहिम हैदरी टाउन जीत गए। इंशाल्लाह इब्राहिम हैदरी टाउन हम जीतेंगे। दूसरा यह है कि वहाँ इतने तक धांधली की है कि दो बंदों ने हमारे लेटर चुरा के
अपने टिकट के लिए भी पीटीआई की टिकट हासिल करने के लिए जो लेटर जमा कराए। जब हमने ओरिजिनल लेटर दिखाया आरओ को तो ओरिजिनल लेटर उसने नहीं माने हमारे। अच्छा जी। डीओ एक मिनट सर हाँ। डीओ को बोला तो डीओ ने बोला इलेक्शन जाए, इलेक्शन कमीशन वाले बोले रहे। आखिरी बात है कि इन्होंने लिस्ट दी है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से कि कौन सा रिटर्निंग अफसर चाहिए। ये आप सब मुझे जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो उनके मन रखे जा रहे हैं, हम हमारी डिमांड ये है कि वहाँ इलाके के लोग ना हो, दूसरे इलाके के लोग वहाँ तैनात किए जाए। तो चैलेंज करता हूँ कि मिशनरी ना हो, मुझसे जीत के दिखाता हूँ तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।